हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी के साथ हूँ। आरआरबी, एएलपी, ग्रुप डी, सीडीएस, एनडीए, एफकेट, एलटी ग्रेड, यूपीपीसीएस और जितने भी एग्जाम्स होते हैं इंडिया में जहां पर भी जनरल साइंस आती है और जनरल साइंस के अंदर बायोलॉजी आती है जिसे हम हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं, उसकी स्पेशल लाइव क्लासेस लेकर। तो आप सभी जानते हैं कि हमने फिजिक्स अच्छे से किया है, हमने केमिस्ट्री अच्छे से की है और अब हम बायोलॉजी भी अच्छे से करने की कोशिश कर रहे हैं। कल फर्स्ट क्लास हुई थी जिसमें हमने कुछ बेसिक समझा था कि जीवन की उत्पत्ति कहां से हुई, लाइफ कहां से आई। जो लाइफ आई उसमें उसको गेट को बंद कर दो, शायद बाहर की आवाज आएंगी। जो लाइफ आई है, जीवन आया है, वो पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे, या कह सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड थे। धरती की जो पुराने जमाने की कंडीशन थी उनसे लाइफ धीरे धीरे कुछ ऐसे एमिनो एसिड, कुछ ऐसे प्रोटीन बनने लगे जिनसे कि सेल बनने की तरफ लाइफ चल पड़ी। फिर कुछ ऐसे जीव जंतु आए जिनके अंदर पूरी तरीके से सेल नहीं थे, जैसे कि वायरस, और उसके बाद में प्रॉपर अच्छे अच्छे सेल आने लगे। पहले ऐसे सेल आए जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता था, उसके बाद में ऐसे सेल आए जिनके अंदर न्यूक्लियस होने लगा, जिन्हें हम यूकैरियोटिक कहने लगे। धीरे धीरे विकास होता रहा, इवोल्यूशन होता रहा और एक छोटे बैक्टीरिया के बाद से आज आप अपने चारों तरफ हजारों लाखों करोड़ों तरह के जीव जंतु पाते हैं। तो वो सब किससे स्टार्ट हुए? सब सिंगल सेल से, क्योंकि आपको पता है लाइफ किससे स्टार्ट होती है? सिंगल सेल से। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सेल पार्ट 2। एक और इसका पार्ट होगा, 3 पार्ट्स होंगे और 3 पार्ट्स में हम सेल को बेसिक, देखो बाबू, बेसिक समझना किसी भी चीज का जरूरी है, ना सिर्फ एग्जाम के मकसद से, अपनी नॉलेज कैपिटल इंक्रीज करने के लिए। याद रखना, कभी कभी एग्जाम में वो नहीं आता जो आपने पढ़ा हुआ होता है। एग्जाम में नॉलेज कैपिटल जो आपने बचपन से इकट्ठी की हुई होती है उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आते हैं, तब मजा आता है क्वेश्चंस करने में। ओके, तो हम वही करेंगे, सेल पार्ट 2, कोशिका पार्ट 2। तो बच्चा जान लीजिए कि कल हमने पढ़ा था कि सेल क्या थी? फंडामेंटल यूनिट थी। किसकी? स्ट्रक्चर भी हमारा उसी से बनता था और जो फंक्शन होते थे हमारे, अर्थात जो हमारे कार्य होते थे और जो हमारी संरचना होती थी, सब में क्या जिम्मेदार होती थी? सब में सेल जिम्मेदार होता था। अब मैं एक चीज बता रहा हूं, जरा मेरी बात सुनिएगा। जैसे मेरा एक पूरी बॉडी है, भाई मेरा मुंह है, मुंह का काम क्या है बच्चा? खाना। मेरे हाथों का काम क्या है? खाने को लेकर मुंह तक पहुंचाना। खाना मेरे पेट के अंदर चला गया, पेट में जो मेरा स्टोमक है, जो मेरा एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें क्या होगा कि पेट में कुछ खाना पकेगा, कुछ खाना इंटेस्टाइन में पकेगा। कुछ खाना किस में पकेगा बाबू? इंटेस्टाइन में, मतलब डाइजेस्ट होगा। तो इसका मतलब हार्ट मेरा काम क्या करता है? दिल का काम क्या है? रक्त को पंप करते रहना, ब्लड को पंप करते रहना। लंग्स का काम क्या है? जो मैं सांस लेता हूं, उस ऑक्सीजन लेता हूं सांस में, एयर में, उस ऑक्सीजन को ब्लड तक पहुंचा देना। तो कहने का मतलब मैं अपने आप में एक स्वतंत्र हूं, फ्री हूं, क्योंकि मेरी बॉडी के हर एक अंग का अपना अपना काम है। ये सारे अपने आप में स्वतंत्र हैं, लेकिन मिलकर सारे के सारे काम करते हैं, जिससे कि मेरे शरीर का काम अच्छे से होता है। तो इसी तरह सेल है, तो सेल को भी अपने कार्य करने के लिए, सेल होता है इंडिपेंडेंट, इसको अपने कार्य करने के लिए कुछ मुख्य चीजों की जरूरत पड़ती है, कुछ अंगों की जरूरत पड़ती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेली, या हिंदी में हम क्या कहते हैं? कोशिकांग, मतलब कोशिका के अंग। ये स्वतंत्र होता है, इसको अपने कार्य करने के लिए क्या जरूरत पड़ती है? कुछ जरूरत पड़ती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेली या कोशिकांग। ये भी जो सेल के अंदर की चीजें होती हैं, ये 2 तरह की होती है मुख्य। एक होती है लिविंग कंटेंट, मतलब सेल के अंदर की जीवित चीजें, लिविंग कंटेंट, और एक होती है सेल के अंदर की नॉन लिविंग कंटेंट। क्या होती है? नॉन लिविंग या निर्जीव कंटेंट। ठीक है बच्चा, लिविंग में क्या क्या आ जाता है? सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन। क्या आ जाती है? सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसे मैं सिंपल कह सकता हूं हिंदी में कोशिका झिल्ली। क्या कह सकता हूं बच्चा मैं हिंदी में? कोशिका झिल्ली। लिखते रहना, चीजों को समझते रहना, अच्छा लगेगा। थोड़ा सा आज टफ होगा आपके लिए, ठीक है? अभी आवाज आ रही है आपको क्लियर? समझ में भी आ रहा होगा? रुके रुके रहना। दूसरी चीज होती है न्यूक्लियस। दूसरी चीज क्या होती है बच्चे? न्यूक्लियस, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्रक।
तीसरी चीज होती है बच्चा साइटोप्लाज्म। तीसरी चीज क्या होती है? साइटोप्लाज्म, जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं बच्चा? जाती है छोटी छोटी, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रेद्रव्य जालिका, जैसे कि गोल्जी बॉडी, जिसे हम गोल्जी काय बोलते हैं, जैसे कि लाइसोसोम, लाइसोसोम बोलते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें, ये सब कैसी होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है। और ये कैसा पार्ट होता है सेल का? लिविंग पार्ट होता है, सेल का जीवित पार्ट होता है। इसी तरह सेल के अंदर निर्जीव पार्ट भी पाया जाता है। निर्जीव पार्ट में क्या क्या पाया जाता है? सेल वॉल क्या होती है? जो प्लांट सेल होते हैं, ये जो बैक्टीरिया वगैरह होता है, उसके चारों तरफ जो अभी मैं समझाऊंगा, एक बहुत ही पेप्टिडोग्लाइकॉन या सेल्यूलोज या किसी अन्य चीज की बनी हुई एक कठिन कठोर परत होती है, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, या हिंदी में हम इसको कोशिका भित्ति कह देते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? कोशिका भित्ति। थोड़ी सी अपनी क्वालिटी बढ़ा लेना और थोड़ी सी अपने मोबाइल की ब्राइटनेस बढ़ा लेना, तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा लेना, थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लेना। कुछ दिन की बात है, इस महीने की, 15 दिन की, उसके बाद में मेरा फिजिकल हो जाएगा, दौड़ भाग मेरी कंप्लीट हो जाएगी। अब ये समझ लो कि मैं बहुत उससे पढ़ा रहा हूँ, मुसीबत से, मुझ पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। सुबह 5 किलोमीटर दौड़ के आता हूँ, बिना सोए हुए नोट्स बनाता हूँ, 6 घंटे लगते हैं कम से कम नोट्स बनाने में, हिंदी इंग्लिश में। और फिर भी लेकिन अगर मैं आपका साथ दे रहा हूँ तो आपका फर्ज बनता है एक अच्छे विद्यार्थी, एक अच्छे छात्र छात्रा स्टूडेंट में से। मुसीबत आती है, जितने अभी हमारे कई सारे बीएसएफ के जवान शहीद हो गए, वो भी तो मुसीबत ही थी। अपना सिंपल बंकर बनाने जा रहे हैं, तो छोटी छोटी मुसीबत हमें अपनी जिंदगी में झेलनी चाहिए, ये भी उन्हीं में से एक है। ओके, तो नॉन लिविंग में क्या जाता है बच्चा? सेल वॉल आ जाती है। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स क्या होती है? कि बहुत सारी खाली जगह होती है, सेल के अंदर खाली स्थान होते हैं, ये भी बताऊंगा। कुछ क्या होता है? वेस्ट मटेरियल जो सेल के अंदर होता है, वो सब किसमें आ जाता है? निर्जीव, सेल के निर्जीव हिस्सों में आ जाता है। तो ये आपको पता चलेगा कि सेल के अंदर मुख्य 3 चीजें होती है। एक होती है सेल मेम्ब्रेन, एक होता है केंद्रक, एक होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी चीजें पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो जैसे मैंने बताया कि सेल एक स्वतंत्र चीज होती है, उसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है जो सेल के अलग अलग काम करते हैं। जैसे मैंने हाथों का, हृदय का, हार्ट का, लंग्स, किडनी का काम बताया, इसी तरह इसके काम होते हैं। कैसे कैसे होते हैं मैं आपको बता रहा हूं। तो देखो, इन कोशिकाओं में आपको पता है कि मेरे शरीर की सारी चीजों को चलाने के लिए मेरा एक दिमाग है, दिमाग है ये बड़ा सा दिमाग है ना, बुद्धि, ये बुद्धि तो सारी चीजों को चलाती है, ये ब्रेन ही तो सारी चीजों को चलाता है। तो इसी तरह इस सेल का भी कोई ना कोई ब्रेन होगा जो सेल की सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा होगा, क्योंकि सेल भी अपने आप में स्वतंत्र है जैसा कि मेरा शरीर। तो बच्चे, ये जो न्यूक्लियस होता है, इसको हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। इसको हम और भी पढ़ेंगे डीपली, ये मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दे रहा हूं। ब्रेन, अब कुछ ऐसी चीजें होंगी जो सेल को एनर्जी देंगी, ऊर्जा मिलेगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देने का काम करता है। आपको पता है हमारी बॉडी से बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी बहुत सारी चीजों को सिक्रेट करता है, ये भी बहुत सारी चीजों को अपने अंदर से निकालता है। गोल्जी बॉडी का काम होता है कि जो चीजें निकाली गई हैं उनको पैक करके सही जगह पहुंचाया जाए, ये ट्रांसपोर्ट मैनेजर की तरह काम करता है। लाइसोसोम होते हैं जो सेल की चीजें खराब हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं, या जब सेल खराब हो जाता है, देखो जितने लाखों सेल हमारी बॉडी में डेली नहीं बनते हैं, उससे ज्यादा हमारी बॉडी में डेली मरते रहते हैं, डेड होते रहते हैं सेल। तो लाइसोसोम का काम होता है कि जो डेड सेल है उनको पचा लेना। सेल मेम्ब्रेन का काम होता है, जैसे कि मेरी स्किन, स्किन क्या करती है? मेरी अंदरूनी चीजों की सुरक्षा करती है। इसी तरह सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली जो होती है, ये भी सेल के अंदरूनी चीजों की रक्षा करती है बाहरी चीजों से। समझ में आया ना? जैसे मेरा शरीर, इसी तरह सेल की भी अलग अलग जो ऑर्गेनेली होती हैं, उनका अलग अलग काम होता है। अब थोड़ी चिड़िया, क्योंकि मौसम ऐसा ही है डाउन सा, बारिश का सा ऐसा हो रहा है कि शाम तक शायद बारिश आ जाए, गर्मी बहुत ज्यादा है। चिड़िया, मोर की आपको आवाज आएगी तो लगेगा कि जैसे पुराने जमाने में गुरुकुल में नहीं पढ़ते थे भाई, पुराने जमाने के गुरुकुल होते थे इतने बड़े बड़े, उन जमानों के आर्यभट्ट जमाने वाले में, तो तब भी ये चिड़िया वगैरह चहकती रहती थी, जब उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती थी। इतने बड़े बड़े महारथियों को, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, राम जी, कृष्ण जी, हमें कैसे प्रॉब्लम होगी?
तो एक नेचुरल एनवायरनमेंट बना के पढ़ते रहने को। पास में खेत है, जंगल से है, तो यहाँ पे आवाज आती रहती है। ठीक है बच्चा, तो ये तो हम जान गए कि सेल की फंडामेंटल हेल्प करने के लिए सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेलिज रहती है। फिर उसके बाद में देख लीजिए कि सेल के अंदर और क्या क्या पाया जाता है। आज हमें बहुत पढ़ना है, ठीक है। सेल का कंपोजिशन देख लीजिए, सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है, किस किस से मिलके। तो सबसे ज्यादा होता है वाटर, जल। सबसे ज्यादा क्या होता है, जल। देखो कुछ जो होंगे फैक्ट वो थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग फैक्ट दिए होते हैं। वाटर जल पाया जाता है 70 से 90%। प्रोटीन्स पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं लगभग 10 से 15%। ठीक है बच्चा। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, लिखते रहना इन सब चीजों को। कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं लगभग 3%। लिपिड पाए जाते हैं, लिपिड मतलब जो फैट से मिलके बनते हैं, लिपिड पाए जाते हैं लगभग 2%। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड बताएगा कोई, मतलब डीएनए और आरएनए जो कि न्यूक्लियस में मिलते हैं, ये भी पाए जाते हैं लगभग 5 से 7%। आयंस Mg2 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, मतलब सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इसके आयंस भी पाए जाते हैं। तो ये सब चीजें आपको मिलेंगी। पानी मिलेगा 70 से 90%, प्रोटीन 10 से 15%, कार्बोहाइड्रेट लगभग 3%, लिपिड भी लगभग 2%, न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए 5 से 7%, और आयंस कितने पाए जाते हैं सेल के अंदर, लगभग 1%। अगर मैं मोटे मोटे तौर पे पूछूं तो सबसे अधिक क्या पाया जाता है सेल के अंदर, सबसे अधिक होता है जल का कंटेंट या वाटर का कंटेंट। ठीक है, यहां तो कोई डाउट नहीं रहा होगा, तो अब स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला सेल मेम्ब्रेन, कहां से स्टार्ट कर देते हैं बच्चा, सेल मेम्ब्रेन से। तो देखो ये है मेरा सेल। मेरी पहले कुछ ऑर्गेनेल्स की एक मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं, उसे एक डायग्राम को लिख लीजिए, ठीक है। एक डायग्राम बना लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि मतलब कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स कहां कहां होती है। तो देखो एक तरफ मैं बना रहा हूं एनिमल सेल का डायग्राम। मेरी बात सुनिएगा बच्चा, मेरा जो डायग्राम होगा वो सिर्फ आपको एक चीजें समझाने के मकसद से होगा, ठीक है, कि कहां कहां कौन सी चीज होती है, सिर्फ आप समझना, उस पर हंसना मत। आप चाहें तो आप तो नेट से भी पढ़ सकते हैं, और मैं जब नोट्स दूंगा अभी टेलीग्राम, तो मैं वहां पे इसका ओरिजिनल डायग्राम डाल दूंगा, आगे जाके पता चलेगा। तो देखो ये हो जाती है बच्चा गोल लगभग, और ये जो सबसे बाहरी परत जो होती है किसी भी जंतु कोशिका की, इसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लो या सेल मेम्ब्रेन कह लो या कोशिका झिल्ली कह लो। क्या कह लो, कोशिका झिल्ली। कहने का मतलब कि अंदर का सेल की चीजें अलग, बाहर के पर्यावरण एनवायरनमेंट की चीजें अलग, ठीक है। उसके अलावा इसके बीच में एक पाया जाता है न्यूक्लियस नाम की चीजें, एक ये झिल्ली से घिरा हुआ सेंटर में होता है, ये क्या होता है, न्यूक्लियस। इसे बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं, केंद्र, ठीक है। इसके साथ इस तरीके की शेप में इस तरीके से लगी हुई, ठीक है, ये होती है गोल्जी बॉडी। ये क्या होती है, गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस भी बोलते हैं, या हिंदी में गोल्जी काय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोल्जी काय। इनकी खोज कैमिलियो गोल्जी नाम के व्यक्ति ने की थी, तो उसी के नाम पे इनका हो जाता है। इससे अटैच रहते हैं, इससे अटैच मतलब न्यूक्लियस से अटैच रहते हैं कुछ, जिनके ऊपर अगर दाने दाने से राइबोसोम पाए जाते हैं, ये दानेदार क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम, तो इनको बोलते हैं। ये जो अटैचमेंट रहती है, ये जो ट्यूब्यूल्स अटैच है न्यूक्लियस से, इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, और हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रेद्रव्ययी जालिका। क्या बोलते हैं साथियों, अंतःप्रेद्रव्ययी जालिका। मेरी बात समझ रहे हैं आप। उसके अलावा इसमें एक चीज होती है कुछ इस तरीके की, मान लेना, ठीक है, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या होती है बच्चा, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे आप पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। इसके बीच में फ्लूइड भरा रहता है, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, इसके अंदर क्या भरा रहता है, गाढ़ा द्रव, उसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बच्चा, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। समझना मेरी बात को, ठीक है।
ये जो सेल की मेम्ब्रेन होती है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसके और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर इसकी भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो न्यूक्लियस को अलग करती है। केंद्रक झिल्ली, इसको क्या बोलते हैं बच्चा हम लोग? केंद्रक झिल्ली। ये जो केंद्रक झिल्ली होती है, ये सेल के न्यूक्लियस की चीजों को और सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होती है इसकी चीजों को अलग अलग करती है। इनको बोलते हैं, इसको जो द्रव होता है सेल के अंदर, ये वाला जो एक लिक्विड है, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बच्चा? कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। ये मेन बता रहा हूं, छोटे छोटे थैले से होते हैं, छोटे छोटे खाली स्थान होते हैं वेस्ट मटेरियल वगैरह भरने के लिए। प्लांट सेल में तो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन एनिमल जंतु कोशिका जो होती है उनमें छोटे छोटे होते हैं। इन्हें बोलते हैं वैक्यूल्स। क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स। मैं इनको थैले भी बोल सकता हूं, मैं इनको क्या बोल सकता हूं? छोटी छोटी थैली। ठीक है। और इसमें ही छोटे छोटे और घूमते रहते, धुंधी बिंदी लगा दी है, इनको बोलते हैं लाइसोसोम। इनको क्या बोल देते हैं? लाइसोसोम। लाइसोसोम्स, जिन्हें हम आत्महत्या की थैली बोलते हैं। तो कुछ मेन चीजें मैंने क्या कही, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसका क्या काम क्या होता है? सेल की जो अंदरूनी चीजें हैं इन्हें बाहर से अलग करे। ये बाहर का जो भी सेल की चीजें वो अलग, अंदर की चीजें अलग। ये थोड़ी सी सेमी परमेबल होती है, बताऊंगा। गोल जी बॉडी होती है, इस तरीके के पैरेलल रखे हुए सेल, एक बीच में केंद्रक होता है। केंद्रक से अगर जो अटैचमेंट होती है उन्हें ईआर बोलते हैं। अगर उसपे छोटे छोटे बिंदु पाए जाते हैं, इन बिंदु को राइबोसोम बोलते हैं। यहाँ प्रोटीन का निर्माण होता है, क्या बोलते हैं इनको? राइबोसोम। ये भी जो ईआर होते हैं, अंत प्रेद्रव्य जालिका होती है, ये दो तरह की होती है, एक खुरदुरी रफ और एक होती है चिकनी स्मूथ। रफ पे क्या होता है? क्योंकि रफ पे पाई जाती है राइबोसोम। अब अगर इसके ऊपर मटर मटर के से दाने होंगे छोटे छोटे, सबसे छोटे, इसको आप पकड़ोगे तो खुरदुरा खुरदुरा सा लगेगा ना। जैसे मैं बटन पे हाथ लगाऊं तो कैसा कैसा लगेगा मुझे? खुरदुरा। और जिसपे छोटे छोटे दाने नहीं होते, जैसे कि ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? स्मूथ। स्मूथ ईआर, चिकनी अंत प्रेद्रव्य जालिका। लाइसोसोम, लाइसोसोम होते हैं कुछ खाली बैग से होते हैं जिन्हें वैक्यूल्स बोलते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं आपको, ये थोड़ा सा एरिया बढ़ा देते हैं, सरफेस एरिया। जब रेस्पिरेशन होता है ना इसमें, तो थोड़ा सा सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जब हम प्लांट सेल की बात करेंगे तो प्लांट सेल में तीन चीजें ऐड कर देंगे। ये सारी तो होती हैं, इसमें बस दो तीन चीजें एक्स्ट्रा हो जाती है। इसमें मिटा दो, थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है किसके बारे में। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूं, मैं इसे मिटा देता हूं बच्चा, और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि इसी डायग्राम में अगर आप बना दोगे ये सारी की सारी चीजें, और बस इसको कैसा कर दो? थोड़ा सा रेक्टेंगुलर कर दो। कैसा कर दो? रेक्टेंगुलर। और इसके चारों तरफ एक और परत चढ़ा दो, तो ये जो परत होगी ये हो जाती है सेल वॉल। ये मैं प्लांट सेल की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? प्लांट सेल, पादप कोशिका। इसका जो न्यूक्लियस होता है थोड़ा सा साइड में होता है, याद रखना। एनिमल सेल का न्यूक्लियस बीच में था, जो प्लांट सेल होते हैं इनका न्यूक्लियस थोड़ा सा साइड में होता है। इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। ये हो जाता है इसका केंद्रक। ठीक है बच्चा, न्यूक्लियस। ये क्या हो जाता है? न्यूक्लियस। ये हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बाकी सारी की सारी चीजें वैसी हैं। दो तीन चीजें और पाई जाती है इसमें, जिन्हें हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, या हिंदी में हम क्या बोलते हैं? लवक। प्लास्टिड। क्या बोलते हैं? प्लास्टिड। कुछ इसमें लवक पाए जाते हैं, प्लास्टिड पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये सब। ठीक है, दो चीजें हो गई, एक तो सेल वॉल एक्स्ट्रा पाई जाती है, एक प्लास्टिड एक्स्ट्रा पाए जाते हैं, और तीसरी चीज इसमें जो थैली होती थी खाली, वो थोड़ी बड़ी बड़ी होती है। इसके जो वैक्यूल्स होते हैं, जो थैले होते हैं, कुटिकाएं होती हैं, ये क्या होती है? थोड़ी बड़ी होती है। बड़ी होने का प्लांट सेल में कारण क्या है? भाई देखो, एनिमल सेल को कोई चीजें स्टोर नहीं करनी होती है, लेकिन प्लांट क्या होते हैं? अपना खाना बना के स्टोर कर लेते हैं, गैसेस वगैरह को स्टोर कर लेते हैं। तो जहां पेड़ तो बहुत बड़े होते हैं, तो उनको कुछ चीजों को स्टोर करने की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए भगवान ने जो पादप कोशिका होती है, प्लांट सेल होती है, उनको बड़ी बड़ी वैक्यूल्स दे दिए। तीसरी चीज, क्वेश्चन आता है कि सर एक बार बताओ कि ये जो प्लांट सेल होते हैं इनमें सेल वॉल क्यों होती है? तो पहले ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि प्लांट सेल में ये सेल वॉल क्यों होती है?
हम इंसान हैं, एनिमल्स हैं, एनिमल्स के ऊपर सेल वॉल नहीं पाई जाती, प्लांट्स के ऊपर क्यों पाई जाती है? शाबाश, बताइए बाबू, बताइए, वेरी गुड, बताइए, बहुत अच्छे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शाबाश, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या? वीडियो क्लियर नहीं है, रिफ्रेश कर लो। गुड, गुड, शाबाश, चलिए। क्या होता है बच्चा, क्या होता है कि देखो, हम लोग होते हैं मोबाइल, मोबाइल मतलब हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत पड़ती है। अब कारण है कि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें खाना दूसरे पे डिपेंड होते हैं, हमें खाने की तलाश में, मेट साथी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो हमें बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, मतलब हमें बॉडी में लचीलापन चाहिए, किसी भी तरह मोड़ लें चले जाएं। लेकिन जो प्लांट सेल होते हैं ये अपना खाना खुद बनाते हैं, प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। और जब ये ऐसे धूप छांव में खड़े रहते हैं तो इनकी बॉडी को एक्सटर्नल एनवायरमेंट से बचाने के लिए किसी कठिन चीज की जरूरत पड़ती है कि ये एक इनको स्ट्रक्चर को सपोर्ट मिले, इन्हें मैकेनिकल सपोर्ट मिले और ये बिल्कुल तनकर खड़े रहे। तो उसके लिए इनके अंदर क्या पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है, क्योंकि इन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती। धूप, बारिश, आंधी में एक जगह ही खड़ा रहना, साथ साथ उसको उनको इसलिए मैकेनिकल सपोर्ट की जरूरत है, उनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है। तो यहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, शाबाश, चलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, क्वेश्चन भी दूंगा आज मैं आपको टेलीग्राम पे, तो उन क्वेश्चनों के साथ फिर आप कर लोगे, कल के और आज के मिक्स 40-50 क्वेश्चन, तो काफी अच्छा होगा। ओके, चलिए, तो नंबर 1 आ जाता है अपना सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे, कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या होता है बच्चा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या हिंदी में आप इसे क्या कहोगे? प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। तो देखते रहेंगे, इसको करते रहेंगे। आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग, आउटर मोस्ट कवरिंग, या क्या कह सकता हूं? बाह्य परत, separate the content of cell from external environment, कहने का मतलब क्या है? जो बाहरी पर्यावरण होता है, उससे कोशिका के अंदरूनी चीजों की रक्षा करती है, उनसे कोशिका की अंदरूनी चीजों को अलग करती है, ठीक है। तीसरी चीज क्या होती है इसके अंदर? ये सेलेक्टिवली सेमी परमिएबल होती है। कैसी होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको मैं बाद में भी समझाऊंगा। सेलेक्टिवली सेमी परमिएबल मतलब कहने का इसका मतलब है कि ये होती है अर्ध, हिंदी में बोलते हैं इसको अर्धपारगम्य। क्या बोलते हैं बच्चा? अर्धपारगम्य। इसका मीनिंग समझ लो, ये हमारा सेल है तो ये थोड़ी सी पोरस होती है। क्या होती है कि सेल को बाहर से खाना चाहिए, जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर पहुंचा देता है, क्योंकि ऑक्सीजन को अंदर ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को बाहर दे देता है। तो कहने का मतलब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये कुछ चीजों को अंदर आने देती है, सेलेक्टिवली सेमी परमिएबल, अर्धपारगम्य, कुछ चीजों को अंदर आने देती है, कुछ चीजों को बाहर जाने देती है। हर एक चीज इसके अंदर नहीं आ सकती, सेलेक्टिवली है, कुछ चीजें इसके अंदर आ जा सकती है।
तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली सेमी परमेबल या अर्ध पारगम्य। ठीक है, ये प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है, प्रोटीन्स और लिपिड्स की। किसकी बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड। और लिपिड भी कौन सा, फॉस्फोलिपिड। लिपिड कौन से बच्चे, फॉस्फोलिपिड। प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, और लिपिड में भी कौन सा लिपिड, फॉस्फोलिपिड। एक्चुअल में अगर आप सेल मेम्ब्रेन को देखोगे तो इसकी 3 परत होती है। इसकी कितनी परत होती है, 3 परत इसके अंदर पाई जाती है। 2 प्रोटीन की, ऐसे समझ लो, और बीच में क्या होती है, लिपिड। ये भी प्रोटीन, मतलब 2 प्रोटीन के बीच में, 2 प्रोटीन की परतों के बीच में, 2 प्रोटीन की परतों के बीच में 12 बजे होती है बच्चे क्लास। डेली कितने बजे होती है, 12 बजे, दोपहर 12 बजे। 2 प्रोटीन की परतों के बीच में क्या पाई जाती है, एक लिपिड की परत पाई जाती है, फॉस्फोलिपिड। तो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, किसकी परत पाई जाती है, फॉस्फोलिपिड की। इस तरीके से एम्बेडेड रहती है कि जैसे मान लो कि ये हो गया एक पेज, ये हो गई बीच में लिपिड, ये प्रोटीन। ये कैसे कैसे, ऊपर जो ये पेज है ये दोनों हो गए प्रोटीन, और बीच में क्या हो गया, लिपिड। तो ये इस तरीके से रहती है। ठीक है, सेलेक्टिवली सेमी परमेबल होती है, समझ में आ गया होगा। कुछ चीजों को अंदर जाने आने देती है, कुछ चीजों को बाहर जाने देती है। उसके अलावा फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल होती है, मेंटेन द शेप ऑफ सेल, मेंटेन शेप ऑफ सेल, मतलब लचीली होती है, लचीली होती है, और जो आपकी कोशिका होती है उसकी आकृति को मेंटेन रखती है। कोशिका की जो आकृति होती है उसको बनाए रखती है। और इसी की मदद से आपने देखे होंगे कुछ जानवरों के ऊपर ऐसे बाल बाल से निकले रहते हैं, कुछ जानवरों के ऊपर एक ऐसे पूंछ से निकली रहती है, कुछ सेल्स के ऊपर, और कुछ के ऊपर क्या होता है, इस तरह की छोटी छोटी उंगली निकली रहती है। तो देखो ये जो बाल बाल से निकले रहते हैं इसको बोलते हैं सीलिया। क्या बोलते हैं, सीलिया। ये जो पूंछ से निकली रहती है इसको बोलते हैं फ्लैजिला। क्या बोलते हैं बच्चा, फ्लैजिला। और ये जो उंगली उंगली से निकली रहती हैं इनको बोलते हैं माइक्रोविली। क्या बोलते हैं, माइक्रोविली। तो ये सीलिया, सीलिया, ठीक है ना, और आपका फ्लैजिला, फ्लैजिला। बेटा मैं समझ रहा हूं आपको परेशानी हो रही होगी, पर अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं थोड़ा सा मजबूर हूं। मुझे पता है कि आपको परेशानी हो रही होगी, आप अच्छा से पढ़ना चाहते हैं, अच्छे सब कुछ में, पर मैं अभी इतना ही कर सकता हूं आप लोगों के लिए। और ये सब भी मैंने आप लोगों की गुजारिश पे शुरू किया है। ठीक है, सीलिया, फ्लैजिला, और आपका हो गया माइक्रोविलाई, माइक्रोविली, माइक्रोविली। इनमें हेल्प करती है। ठीक है, सीलिया, फ्लैजिला, माइक्रोविली बनने में भी हेल्प करती है, क्योंकि फ्लेक्सिबल होती है ना, तो इनको बनाने में भी हेल्प है। और ये जो क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो ये मैं भी आपको बताया कि 2 प्रोटीन की परत और बीच में लिपिड की लेयर, ये जो मॉडल है इसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये 1972 में दिया था सिंगर एंड निकोलसन नाम के साइंटिस्ट ने, सिंगर एंड निकोलसन नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है बच्चा, और इसमें ये बनी किसकी है कि 2 प्रोटीन की होती है, तो उसी में से ले लीजिए आप। इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं 52%, प्रोटीन कितना होता है, लगभग 52%, लिपिड होते हैं 40%, लिपिड होती है लगभग 40%, कार्बोहाइड्रेट होते हैं 5 से 10%, और लिपिड होने की वजह से ये इलास्टिक होती है, या क्या कह सकता हूं, लचीली होती है। क्या होती है, लिपिड की वजह से इलास्टिक होती है या लचीली होती है। तो ये सब कुछ होता है आपका। ठीक है, इसमें एक और चीज आप अच्छे से ऐड कर लीजिएगा कि ये जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसके अंदर मैंने बताया था ईआर अटैच होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अभी पढ़ोगे। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये एक शुगर कोटिंग बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, एक शुगर कोटिंग। ये कुछ शुगर सब्सटेंस छोड़ते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है क्या छोड़ता है, ये शुगर।
ये जो शुगर होती है इन प्रोटीन और लिपिड के साथ मिलके, मेम्ब्रेन के प्रोटीन और लिपिड वगैरह के साथ मिलके, मेरी बात समझ रहे हैं, इस सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक शुगर छोड़ेगा, शर्करा। ये मेम्ब्रेन की प्रोटीन और लिपिड के साथ मिलके एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम होता है ग्लाइकोकैलिक्स। क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स। इस नाम का एक सब्सटेंस बनाते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, समझ लेना, ग्लाइकोकैलिक्स। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है ये इसके ऊपर लग जाता है, ये शुगर कोटिंग किसके ऊपर हो जाती है? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। और इससे ग्लाइकोकैलिक्स से हम लोग कई चीजों का अंदाजा लगाते हैं, जैसे ब्लड का ग्रुप क्या होगा, ब्लड ग्रुपिंग वगैरह जो होती है हमारी, उसका भी अंदाजा इससे होता है कि रक्त का कौन सा समूह होगा, ब्लड ग्रुप ए, ओ, ए, बी, ठीक है। और साथ साथ जो इम्यून रेस्पॉन्स होता है, इम्यून रेस्पॉन्स आपने देखा होगा कि जब हमारे बचपन में टीके लगते हैं तो कोई वो वायरस जिसका हमें टीका लगता है, टेटनस वगैरह किसी का भी, हम पर दोबारा अटैक करता है, तो ये जो उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर जो हमारे अंदर वायरस पहले से टीके के अंदर मौजूद था, जो वैक्सीन के अंदर मौजूद था, उससे ग्लाइकोकैलिक्स बन जाता है। क्या बन जाता है? ग्लाइकोकैलिक्स। और हमारी बॉडी उस ग्लाइकोकैलिक्स को पहचान कर जब दोबारा वो वायरस हम पे हमला करता है, जब हम पोलियो की खुराक वगैरह पीते हैं, पोलियो की दवा पीते हैं, तो उस पे हमला कर देता है और उसे मार देता है। ठीक है बात? तो ये ग्लाइकोकैलिक्स बन जाता है किससे? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है कि एक तरह की शुगर छोड़ता है, शुगर, प्रोटीन और लिपिड जो इसमें मौजूद होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, कोशिका की झिल्ली में, ये मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स, जो ब्लड के समूह और इम्यून रेस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार होता है। किसके लिए जिम्मेदार होता है? इम्यून रेस्पॉन्स आदि के लिए जिम्मेदार होता है। तो मुझे लगता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए शाबाश। अब बात करेंगे हम लोग साइटोप्लाज्म की। किसकी बात करेंगे? साइटोप्लाज्म। शाबाश। चलिए सेकंड डाल दीजिए, जो मेन चीज थी साइटोप्लाज्म, या हम उसे क्या कहेंगे? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। तो पहले तो पता कर लीजिए पाया कहां जाता है? इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, भाई यही तो पाया जाता है, यही तो होता है जो गाढ़ा सा द्रव होता है। ठीक है, तो सबसे पहले पाया कहां जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में, एंड न्यूक्लियस, केंद्रक के बीच में कह लो, या केंद्रक झिल्ली के बीच में। वरना लिक्विड होता है, क्या होता है? द्रव होता है। लिक्विड होता है, क्या होता है? द्रव। किस किस का बना हुआ? इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक। इनऑर्गेनिक में कौन कौन सी चीज आ जाती है? अकार्बनिक में मिनरल, सॉल्ट, वाटर। अकार्बनिक में क्या क्या आ जाता है? मिनरल, खनिज। किससे बना होता है? खनिज, मिनरल से, सॉल्ट से, नमक, लवण, या लवण कह सकते हो इसको, या मिनरल, सॉल्ट और वाटर। इससे इनऑर्गेनिक में देखें ऑर्गेनिक और कौन कौन सी चीजें होती है इस द्रव के अंदर, तो भैया देख लीजिए ऑर्गेनिक में, कार्बनिक चीजों में फैट होते हैं, प्रोटीन होते हैं और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो कहने का मतलब कि जो साइटोप्लाज्म होती है, कोशिका द्रव्य होती है, इसमें इनऑर्गेनिक चीजें भी होती है और इसमें कुछ ऑर्गेनिक चीजें भी होती है। मतलब ये जो द्रव जो बना होता है, अकार्बनिक कौन कौन सी होती है? मिनरल, सॉल्ट, वाटर। ऑर्गेनिक कौन कौन सी होती है? फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ठीक। साथ साथ इसमें जो बेस्ट होता है, सेल के अनेक काम कराने के लिए इसमें कुछ मुख्य ऑर्गेनेलीज पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है? कोशिकांग पाई जाती है। क्या पाए जाते हैं बच्चा? कोशिकांग, जिनमें आप पढ़ोगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सब लाइसोसोम, ये सब आप इसी के अंदर पढ़ेंगे। यहां तो कोई दिक्कत आपको? चलिए, तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म क्या होता है? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में गाढ़ा गाढ़ा जो द्रव पाया जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य।
लिक्विड होता है जिसमें इनऑर्गेनिक चीजें भी पाई जाती हैं, मिनरल, सॉल्ट, वाटर। ऑर्गेनिक भी पाई जाती है, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। और साथ साथ इसमें कुछ कोशिकाएं भी होते हैं, ऑर्गेनेलीज भी होती हैं सेल के अनेकों फंक्शन करने के लिए। ये किसके अंदर पाई जाती है? बेस्ट साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है। बेस्ट ही इसके अंदर पाई जाती है, साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है। चलिए बेस्ट आगे आ जाते हैं। तो सबसे पहले ऑर्गेनेलीज जो आप डालोगे साइटोप्लाज्म के अंदर, वो डालोगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या डालोगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? ईआर। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? अंतःप्रेद्रव्यी जालिका। अंतःप्रेद्रव्यी जालिका दो टाइप के होते हैं बच्चा। कैसे? याद रखना, ये न्यूक्लियस से अटैच होके माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्म में, ये न्यूक्लियस से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैली हुई होती है। इसे एक तरीके का हाईवे कह सकते हो। इसे एक तरीके का क्या कह सकते हो? हाईवे। यहां से जो चीजें बन रही हैं उन्हें यहां 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 पूरे सेल तक पहुंचाता है। ठीक है, किससे अटैच रहता है? न्यूक्लियस से। और न्यूक्लियस से अटैच रहने के साथ साथ ये किससे अटैच रहता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब इसका फैलाव केंद्रक से लेके इस कोशिका झिल्ली तक होता है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। कहां तक होता है? यहां से लेके यहां तक। दो टाइप का होता है, एक होता है रफ। रफ माने खुरदुरी या खुरदरा। खुरदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसका खुरदरा क्यों होता है बच्चा? तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि इससे अटैच है न्यूक्लियस से, ठीक है, अगर इसके ऊपर छोटे छोटे दाने हैं, दाने मतलब राइबोसोम है, छोटे छोटे क्या है? राइबोसोम। तो ये खुरदरा लगेगा ना देखने में, इसको हाथ लगाओगे तो खुरदरा। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके ऊपर क्या होते हैं? राइबोसोम्स। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम्स। राइबोसोम पाए इसके ऊपर पाए जाते हैं, पहली बात। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है। राइबोसोम का मेन काम क्या होता है? प्रोटीन का बनाना। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो एक ऐसी जगह है, वो एक ऐसा शहर है कि जहां की फैक्ट्रियों, वहां पे जो फैक्ट्री लगी हुई है, मतलब इसको एक शहर मान लो। इसको क्या मान लो? एक शहर। और इनको मान लो फैक्ट्री। भाई शहरों में तो फैक्ट्री लगती है, जैसे गाजियाबाद, दिल्ली, बेंगलोर। तो ये बेंगलोर है, और बेंगलोर में क्या है? राइबोसोम। और राइबोसोम में क्या बनता है? प्रोटीन। दूसरा होता है बच्चा स्मूथ, जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं होते उसे आप क्या कहोगे? चिकना। चिकनी अंतःप्रेद्रव्य, इसको खुरदरी कह लो, उसको कह लो चिकनी अंतःप्रेद्रव्य जालिका। क्योंकि स्मूथ होती है तो चुप लिख लोगे, नो राइबोसोम। इसमें कोई भी राइबोसोम नहीं होता। राइबोसोम नहीं, नो राइबोसोम। ठीक है, इसमें कोई भी राइबोसोम नहीं होता। अब इनके अपने अलग अलग काम होते हैं। तो आपको पता है यहां से प्रोटीन बनेंगे, यहाँ पे राइबोसोम है नहीं तो यहाँ पे प्रोटीन नहीं बनेंगे। तो मैं वही लिखवा रहा हूं कि क्या क्या बना होता है। ये लाइपोप्रोटीन का बना होता है। वैसे खुद ये किसका बना होता है? लाइपोप्रोटीन नाम की चीजों का। ये किसका बना होता है? लाइपोप्रोटीन। बहुत ही सूक्ष्म होते हैं और कभी कभी केंद्रक से लेके बाहरी झिल्ली तक पड़े रहते हैं। चलिए यहां पे सीरम प्रोटीन निकलते हैं। क्या निकलते हैं? सीरम प्रोटीन। जो प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि एल्बुमिन, हार्मोन सिक्रेट होते हैं यहां से। क्या सिक्रेट होते हैं? हार्मोन। जैसे कि इंसुलिन, इंसुलिन नाम का हार्मोन होता है ना, तो वो सेल के कौन से हिस्से से निकलता है? मतलब सीरम प्रोटीन, ये जो इंसुलिन होता है हार्मोन, ये किससे निकलता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। मिल्क भी यहीं से बनता है। एल्बुमिन, एल्बुमिन नाम का हार्मोन जैसे कि इंसुलिन, इन सबको सिक्रेट करता है। और मिल्क वगैरह जो होती है मेमोरी ग्लैंड्स में, मिल्क, दूध भी यहीं से निकलता है। साथ साथ जो ग्लाइकोजन होता है, हमारा रिजर्व फूड ग्लाइकोजन, उसकी स्टोरेज भी करता है, उसका स्टोर भी करता है। ग्लाइकोजन का क्या करता है? स्टोरेज भी करता है। समझिएगा मेरी बात को।
जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उससे प्रोटीन निकलते हैं, जैसे एल्बुमिन, हार्मोन निकलते हैं, इंसुलिन, मिल्क निकलता है, ग्लाइकोजन को स्टोर करने के काम आता है। कौन सा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आ जाते हैं अपने चिकने पर। जो चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ, तो इस पे तो ये सब निकलेंगे नहीं, क्योंकि इस पे तो राइबोसोम नहीं है, और अगर इस पे राइबोसोम नहीं है तो फिर इसमें से दूसरी चीजें निकलेंगी। क्या क्या निकलेंगी? ये इससे निकलेगा फैट एंड कोलेस्ट्रॉल, अच्छे से लिख लीजिए। इससे क्या निकलेगा? फैट एंड वसा व कोलेस्ट्रॉल, वसा व कोलेस्ट्रॉल। क्या निकलेगा यहां से? वसा और कोलेस्ट्रॉल। साथ साथ लिपिड निकलेंगे, लिपिड जो कि मेम्ब्रेन बनाने के काम आते हैं, जो मेम्ब्रेन बनाने के काम आते थे ना फॉस्फोलिपिड, वो भी कहां से निकल गए? यहां से। पहले इसको मिटा दो। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम होते हैं, इसलिए इसको रफ कहा जाता है। सीरम प्रोटीन, एल्बुमिन, इंसुलिन नाम का हार्मोन, ये निकलते हैं। मिल्क ग्लाइकोजन को स्टोरेज करने का काम आता है। ये होता है हमारा रफ। अब आ जाता है हमारा दूसरा वाला। तो मैंने क्या बताया? लिपिड भी निकालता है। ये क्या निकालता है? जो एसटीआर होता है, ये लिपिड भी निकलते हैं। स्टेरॉइड, स्टेरॉइड्स भी यहीं से निकलते हैं, जो हमारी ताकत वाली चीजें होती है, जो हमें ताकत वगैरह प्रोवाइड कराती है, लिपिड, स्टेरॉइड। और ये जो लिपिड होता है, इसी का काम क्या होता है? झिल्ली का बनाना, मेम्ब्रेन का बनाना। थोड़ा थोड़ा समझते रहना, 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। और जो झिल्ली बनाने की प्रक्रिया होती है, जो मेम्ब्रेन बनाने की प्रक्रिया होती है, उसे बोलते हैं बायोजेनेसिस। जो मेम्ब्रेन बनती है ना लिपिड से, और वो लिपिड कहां से निकलते हैं? स्मूथ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंत प्रद्रव्य जालिका, यहां से जो लिपिड निकलते हैं उन्हीं से झिल्ली बनती है। और झिल्ली बनाने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? बायोजेनेसिस। यहां पे जैसे कुछ हानिकारक दवाइयां होती हैं, जैसे फिनोबार्बिटल। कौन सी दवाइयां होती है बच्चा? फिनोबार्बिटल। ये ड्रग है, एक हानिकारक टॉक्सिक है, जहरीली है। तो यहाँ पे जहर का डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है। मतलब जो जहरीली दवाइयां होती हैं उनको डिटॉक्सिफाई, उनका जहर भी हटाया जाता है, उनकी हानिकारक चीजों को हटाया जाता है। जैसे कि ये दवा फिनोबार्बिटल, तो ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये स्मूथली ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई कर देता है। स्मूथली क्या कर देता है? ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई कर देता है। साथ साथ जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, मैंने बताया था इसमें माइक्रोट्यूब्स होती हैं, तो ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। सेल को क्या देता है? मैकेनिकल सपोर्ट। इसकी जो खोज की थी, इसको ये उसको क्या देता है? सेल को मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। एल्बर्ट क्लाउड एंड पोर्टर, क्लाउड एंड पोर्टर। क्लाउड कभी कभी रफ बारिश करते हैं, पोर्टर बहुत आसानी से चिकने तरीके से अपने सिर पे रख के ले जाता है सामान। क्लाउड और पोर्टर ने 1945 में इसको खोजा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। दो तरह के होते हैं, एक रफ का काम आपको पता चल गया क्या कहता है कि रफ कहता है एल्बुमिन, इंसुलिन, मिल्क, इन सबको निकालते हैं अपने अंदर से, राइबोसोम होते हैं। जबकि जो अपना स्मूथ है, ये फैट, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड, लिपिड, इन लिपिड से क्या बनती है? मेम्ब्रेन। और मेम्ब्रेन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बायोजेनेसिस। ठीक है। एल्बर्ट क्लाउड और पोर्टर ने 1945 में खोजा था। ये सेल को यांत्रिक सहायता या यांत्रिक वो भी देते हैं, ठीक है, यांत्रिक सपोर्ट भी देते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए शाबाश, अब इनको हटा देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को और अपनी नई ऑर्गेनेल की तरफ बढ़ते हैं। सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बस आप बने रहिएगा। ओके, नई ऑर्गेनेल जो होती है वो हो जाती है हमारी राइबोसोम। क्या हो जाती है बच्चा? राइबोसोम। राइबोसोम इनकी डिस्कवरी की थी जी पैलेड ने 1953 में। जो टाइम है ना उसकी कभी कभी दिक्कत हो जाएगी। जी पैलेड नाम के व्यक्ति ने इसकी पेलोड रिब्स, अगर आपके सर पे लोड होगा
तो जो आपकी रिब्स होंगी, रिब्स उनमें दर्द होगा, और कहते हैं ना पसली अच्छी हुई तगड़ी बन गई बॉडी, रिब्स अच्छी हुई, तो राइबोसोम, और अगर आपको कहते हैं कि अगर आप अच्छा प्रोटीन खाओगे तो आपकी क्या बन जाएंगी, रिब्स बन जाएंगी, या मतलब आपका जो पैक एब्स होंगे ये एब्स बन जाएंगे। तो मैं एब्स को मान रहा हूं पसली, रिब्स, वहां से समझ लेना जी पे लोड, मतलब बहुत ज्यादा लोड होता है पसलियों पे। राइबोसोम की खोज की है, आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। देखो न्यूक्लियस से एक आरएनए नाम की चीज निकलती है, किस नाम की, राइब, आर का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए, मतलब ऐसा आरएनए जिससे राइबोसोम बनते हैं, प्लस प्रोटीन होते हैं इसके अंदर जिनसे मिलके बनता है इनिशियल प्रोटीन, प्राइमरी। ठीक है, ये किस किस से मिलके बनता है, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिलके। इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इस इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। जो राइबोसोम होते हैं इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ये बिना झिल्ली के होते हैं, नो मेम्ब्रेन। मैं क्या लिखूंगा, झिल्ली रहित, मैं क्या लिखूंगा इसको, झिल्ली रहित, इनके ऊपर कोई भी झिल्ली नहीं होती। सेल के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट होती है, सेल के अंदर क्या होती है, सबसे छोटी या सबसे स्मॉलेस्ट होती है। सेल के अंदर क्या होती है, सबसे छोटी, मटर मटर के दाने से होती है, बहुत छोटी छोटी। कहां कहां फैले रहते हैं, एक तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ वाला है उससे अटैच रहते हैं, या अटैच होने के बाद में उसे रफ भी कह सकते हैं। तो मैं कहूंगा किससे चिपके रहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और साइटोप्लाज्म जो होती है आपकी कोशिका द्रव्य उसमें फैले रहते हैं। तो दो तीन जगह पाई जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाई जाती है और साइटोप्लाज्म में भी पाई जाती है। और मैं तो कहूंगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपने स्पेशल राइबोसोम होते हैं। तो ये आपको मेनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच होंगे, जिसकी वजह से हम उसे रफ कहते हैं। इस तरह से अटैच थे ना, बने हुए किससे होते हैं, ये आरएनए, मतलब राइबोसोमल आरएनए से बने होते हैं, प्लस प्रोटीन से बने होते हैं, सबसे छोटे होते हैं, इनके ऊपर कोई झिल्ली नहीं रहती। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाई जाती है, साथ साथ साइटोप्लाज्म में भी ये घूमते रहते हैं, साइटोप्लाज्म में भी ये घूमते रहते हैं। खोज की थी जी पेलोड, जी पेलेड नाम के व्यक्ति ने। इसके बाद में आपको पता है कि जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, कौन से होते हैं, यूकैरियोटिक, इनके अंदर कौन से टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, 80S, और जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इनके कैसे पाए जाते हैं, 70S। याद रखना कि जो ये जो राइबोसोम बने होते हैं, मान लो एक ऐसी यूनिट है और एक ऐसी छोटी यूनिट है, मतलब ये दो से मिलके बनते हैं। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, जैसे मान लो बड़ी वाली है 50S और ये छोटी वाली है 30S, तो इन दोनों, ये दोनों मिल जाएंगे किसकी सहायता से, Mg2 पॉजिटिव आयंस की सहायता से। अच्छे से समझ लीजिए, जो राइबोसोम होते हैं ये दो यूनिट से मिलकर बनते हैं, मतलब दो इकाई। मान लो कि ऐसे ऐसे दो पेज, इन दोनों पेज को जोड़ दिया तब एक राइबोसोम बनेगा। तो जैसे कि ये एक बड़ी वाली है लार्ज, जिसे मैंने 50S कहा, एक छोटा वाला है जिसे मैंने 30S कहा, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तब जाके मेरा एक राइबोसोम बना, एक बड़ा एक छोटा, ये 50S ये 30S, दोनों को Mg2 पॉजिटिव आयन, ये जो मैग्नीशियम होता है ये इन दोनों को बाइंड करने के काम आता है। तो मेरा क्या बन जाता है, ये 50 और 30 से बन जाता है 70, और इसके लिए मुझे क्या चाहिए, 60 और 40। अगर मेरे पास 60S, और कभी कभी क्वेश्चन आता है सर, ठीक है ना, कि सर ये जो राइबोसोम होते हैं इसमें ये S का मतलब क्या होता है, इस S का मतलब क्या है। तो बच्चे इस S का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेड एक साइंटिस्ट है उनके नाम पे, इस S का मतलब होता है स्वेडबर्ग, स्वेडबर्ग इकाई। ये एक्चुअल में डेंसिटी और साइज नापती है, राइबोसोम का डेंसिटी और साइज, राइबोसोम का घनत्व और आकार नापते हैं। जैसे किलो होता है, मीटर होता है, पर सेकंड होता है ना, इसी तरह S माने स्वेडबर्ग यूनिट। जो ये स्वेडबर्ग यूनिट होती है, इससे हम सेल की साइज और डेंसिटी मापते हैं इनडायरेक्टली। समझ में आ रहा है ना, जैसे हम किलो कह लो, या 80 किलो का या 70 किलो का, तो S एक तरह की यूनिट है। ये दोनों किससे जुड़े रहते हैं, मैग्नीशियम से। किसके बने होते हैं, दो सब यूनिट। आरएनए कौन सा काम आता है, आरएनए, ठीक है, कौन सा काम आता है, आरएनए, कितने यहां तक, आरएनए।
मेन चीज आती है इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, कार्य, फंक्शन क्या होता है। तो बेटा प्रोटीन निर्माण में भाग लेते हैं, क्या लेते हैं, प्रोटीन निर्माण, सिंथेसाइज प्रोटीन्स, ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण, देख लीजिए किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री या साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इन्हें प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसमें से अच्छे से समझ लीजिएगा कि क्या होता है, कि जो न्यूक्लियस होता है, क्या होता है न्यूक्लियस, उसमें से अटैच रहते हैं, यहां से आरएनए नाम का आता है जिससे राइबोसोम बन जाते हैं। तो जो आरएनए होता है उससे राइबोसोम बनते हैं, और फिर जो अपना न्यूक्लियस होता है इसके अंदर से एक और आता है जिसे बोलते हैं एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। और ये जो मैसेंजर होता है, ये मैसेंजर जो होता है ये मैसेज देता है कि अब प्रोटीन बनाने शुरू कर दो। तो बेटा आरएनए क्या होता है, प्रोटीन बनाने का ऑर्डर देता है, क्या देता है, प्रोटीन बनाने का ऑर्डर। ये सब वो कहां से रहा है, न्यूक्लियस से। इसलिए मैंने कहा था जो केंद्र होता है, न्यूक्लियस होता है, वो सर दिमाग होता है सेल का। तो आरएनए से राइबोसोम बने, और जो मैसेंजर आरएनए होता है ये मैसेज आया है कि आप प्रोटीन बनाने शुरू कर लीजिए। अभी हम राइबोसोम पढ़ रहे हैं तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, स्टार लगा के लिख लीजिए। आपने अभी तक लिखा ये प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। आपको पता है कि राइबोसोम जो होते हैं वो एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होते हैं और साथ साथ साइटोप्लाज्म में। इसके अलावा वो दो जगह और पाए जाते हैं, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में, अच्छे से लिख लेना, माइटोकॉन्ड्रिया, और जो प्लास्टिड होती है पेड़ पौधों में, जो प्लास्टिड नाम की चीज होती है जैसे क्लोरोप्लास्ट, जो पेड़ पौधों के लवक होते हैं, और हमारे सेलों के या पेड़ पौधों के सेलों की माइटोकॉन्ड्रिया होती है। इन दोनों में भी एक्स्ट्रा राइबोसोम पाए जाते हैं, खुद के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड ये खुद के प्रोटीन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, खुद के प्रोटीन बना सकते हैं, क्योंकि इनके पास भी क्या पाए जाते हैं, खुद के राइबोसोम पाए जाते हैं। और जिसके पास राइबोसोम पाए जाते हैं तो सिंपल सी बात है वो क्या बना लेती है, खुद के प्रोटीन बना लेती है। तो यहां तक कुछ समझ में आ गया होगा आपको। अभी तक हमने दो तीन चीजें पढ़ी। सबसे पहले तो हमने सेल को बाहरी चीजों से अलग किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनना देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी कैसी। तो हमने जाना कि जो एसईआर होते हैं स्मूथ, वहां से लिपिड निकले और लिपिड से क्या हुई, मेम्ब्रेन बनी, बायोजेनेसिस। फिर हमने जाना कि जो प्रोटीन निकले हैं लिपिड के साथ, इसको किसने बनाया, तो हमें पता राइबोसोम ने। हम सेल का एक एक फंक्शन अच्छे से करते जा रहे हैं, आगे आ जाते हैं। अब पढ़ेंगे और भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन भी। अब देखो क्या होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ चीजें निकल गई। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फैट निकल रहे थे, लिपिड निकल रहे थे, स्टेरॉइड निकल रहे थे, प्रोटीन निकल रहे थे। तो अब क्या होता है कि कभी कभी वो अपनी सही जगह नहीं पहुंच पाते, तो क्या होता है, यहाँ पे आ जाती है गोल्जी बॉडीज, जिसे गोल्जी काय भी बोलते हैं, या गोल्जी अपरेटस, या गोल्जी उपकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोल्जी उपकरण। तो मैंने सेल में दिखाया था कि ये होता है केंद्र, इसके साथ होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और मैंने बताया था रेटिकुलम से चिपके हुए रहते हैं इस तरीके की। ये जो देखा आपने कर्व, इस तरीके की जो एक कर्व घूम रही है, इस कर्व को बोलते हैं सिस्टर्न। क्या बोलते हैं, सिस्टर्न। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सिस्टर्न या कुंडलिका। क्या बोलते हैं इसको, कुंडलिका हिंदी में। क्या होता है कि जब यहां से कोई चीज निकली, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई चीज निकली, तो ये रिसीव कर लेती है। ये जो गोल्जी बॉडी होती है, ये गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी के हिस्से को क्या बोलते हैं, सिस्टर्न। तो ये जो गोल्जी बॉडी है यूएस से जाने हुई, उसमें पैक करना पड़ेगा ना, तो यही हुआ, तो श्रावण भी करेगी, चीजों को जमा भी करेगी और चीजों की पैकिंग भी करेगी। इसलिए मैंने इसको बोल दिया कोरियर कंपनी का मालिक, कि जो चीजों को मैनेज करेगा, ट्रांसपोर्ट की तरह हाईवे करेगा। सूक्ष्म माइक्रो बॉडीज फैली रहती हैं यहां तक, तो ये पैक करके इनके सहारे भी पहुंचा सकता है। पैक करने के लिए क्या करेगा गोल्जी बॉडी, कि आपने देखा होगा अगर मुझे किसी चीज को पैक करना हो तो मैं किसी बैग में पैक करता हूं, तो इसलिए भी अपने छोटे छोटे बैग चुन लिए। उन बैगों को क्या बोलते हैं, वेसिकल्स।
उन बैगों को क्या बोलते हैं? वेसिकल्स, और हिंदी में कहते हैं पुटिकाएं। क्या कहते हैं बच्चे हिंदी में? पुटिकाएं। इसकी खोज की थी 1898 में, आ रहा है कहीं जगह अलग भी आ रहा है। गोल्जी, इटालियन साइंटिस्ट थे। इकलौती ऐसी होती है बच्चा ये जो किसी साइंटिस्ट के नाम पर है, कैनिलो गोल्जी। बाकी अभी आपने जितनी भी पढ़ी होंगी वो किसी भी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है। कैनिलो गोल्जी ट्रांसपोर्ट मैनेजर की तरह काम करती है, चीजों को पैक करती है, स्टोर करती है, सिक्रेट करती है। और सिक्रेट करने के लिए वो छोटी छोटी बैग लेती है। उन बैग का नाम क्या हो जाता है? 1898 में की थी इसकी खोज। इसका उन बैगों का नाम होता है पुटिका, वेसिकल्स। यहां से पहुंचाती रहेगी और यहां से वेसिकल्स बना के छोड़ देंगे। एक चीज ध्यान देना, जो ये ऊपर की होती है ये थोड़ी नई होती है। जो ऊपर की होती है वो क्या होती है? नई। और जो नीचे की होती है वो होती है पुरानी। तो ये जो पुरानी वाली होती है नीचे की, इसको बोलते हैं ट्रांसफेस। ये जो मैच्योर वाली होती है ना, मैच्योर, ये जो मैच्योर होती है पुरानी, ओल्ड, इसको बोलते हैं ट्रांस। और ये नई तरीके की जो कॉन्केव, ये कॉन्केव है ना, ये नई तरीके वाली जो होती है इसे बोलते हैं सिस फेस। क्या बोलते हैं? सिस। तो जो ऊपर वाला होता है फ्रेश, न्यू, जो नया बन रहा होता है, इस पूरे सिस्टम का ये एक पैरेलल तस्वीर सी नहीं रखी हुई, जैसे शादी में एक प्लेट के ऊपर एक प्लेट रहती है, तो इसका जो एक ऊपर वाला हिस्सा होता है नया वाला, इसको बोलते हैं सिस। और जो इसका मैच्योर पार्ट होता है नीचे वाला, इसको बोलते हैं ट्रांस फेस। गुच्छे होते हैं, जैसे कोई आपने छड़ मोड़ दी हो, जैसे आपने इस तरीके से मोड़ के कुछ बना दिया हो, ठीक है, तो इसी तरीके की क्या होती है? गोल्जी अपरेटस। जो नई बन रही होती है सतह उसको सिस बोलते हैं, जो पुरानी होती है उसको क्या बोलते हैं? जो पुरानी होती है उसे क्या बोलते हैं बच्चा? ट्रांस। ट्रांस माने पुराना और सिस माने नया। कुछ इसके और इंपॉर्टेंट कार्य लिख लीजिए कि और क्या क्या करती है। ट्रांसपोर्ट मैनेजर की तरह काम करती है। जो प्राइमरी लाइसोसोम होते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम, जो शुरुआत में आपकी आत्महत्या की थैली होती है, प्राथमिक लाइसोसोम वो इसी से बनते हैं। वो इसी की पुटिकाएं होती हैं, इसी के वेसिकल्स होते हैं जिनसे प्राथमिक लाइसोसोम बनते हैं। हालांकि प्राथमिक लाइसोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी बनते हैं, याद रखिएगा। स्टार लगा के लिख लो, आरबीसी और बैक्टीरिया, जीवाणु हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसमें नहीं पाया जाता है। रेड ब्लड सेल्स में ये गोल्जी अपरेटस नहीं पाए जाते, न ही बैक्टीरिया में पाए जाते और न ही नील हरित शैवाल में पाए जाते हैं। और जो गोल्डी बॉडीज होती हैं ये ज्यादातर प्लांट्स में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? प्लांट्स में। फिर से समझ लीजिए, प्राइमरी लाइसोसोम और ये जो गोल्जी बॉडी होती है इसको हम मेन सिक्रेटरी ऑर्गन भी कह सकते हैं। इसके अंदर से बहुत ज्यादा मेन सिक्रेटरी ऑर्गन ऑफ, मतलब मुख्य श्रावण अंग, मुख्य श्रावण जो मेनली सिक्रेशन होता है सेल के अंदर, वो किससे होता है? गोल्जी बॉडी से ही होता है। लाइसोसोम वगैरह का और भी बहुत सारे जो चीजें इसके अंदर से निकलती हैं। और क्या क्या निकलता है इसके अंदर? सेल वॉल बनाने में हेल्प करती है। जो पेड़ की सेल वॉल होती है, मैंने बोला था ना कि ज्यादातर किसमें पाई जाती है? प्लांट सेल में पाई जाती है। तो प्लांट सेल की सेल वॉल बनाने में हेल्प करती है। कोशिका भित्ति सेल वॉल बनाने में भी ये हेल्प करती है, सेल वॉल, क्योंकि ये एक्सेट्रा। और ये सब किसमें काम आते हैं? ये सब सेल वॉल बनाने में काम आते हैं। तो कोशिका जो सिंपल चीजें होती हैं उनसे कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड बनाती है, जैसे कि पैक्टिन, पॉलीसेकेराइड जैसे कि पैक्टिन। ठीक है भैया, यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? ट्रांसपोर्ट मैनेजर की तरह काम करती है, पैकेज, स्टोर, ट्रांसफर करती है मटेरियल को। आरबीसी बैक्टीरिया वगैरह में नहीं पाई जाती। क्लियर है? आरबीसी और बैक्टीरिया वगैरह में नहीं पाई जाती। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, बस 3-4 पेज और है। मैं सोच रहा हूं कि ये जो मेन है इनको आज आप एक बार पढ़ लो, तो जब आप क्वेश्चन करोगे 40-50 तो आपको मजा आएगा। ठीक है, मुझे पता है थोड़ा सा जोर पड़ रहा होगा आप पे, क्योंकि कुछ भी दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, बहुत सारी परेशानियां, इसलिए बच्चे भी कम आए, पर कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कहोगे तो फिर वही करना पड़ेगा कि जब ये सब कुछ मेरे पास हो जाएगा तभी मैं करूंगा।
और मैं फिजिकल तक करने में असमर्थ हूँ। फिजिकल के बाद में आप लोगों की सहायता से बहुत कुछ करना है, आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है। 1 लाख हो जाएंगे 1-2 दिन में, तो फिर उसका एक बहुत बड़ा प्लान है, उसको भी आप लोगों से डिस्कस करना है आप लोगों की सहायता से। तो ये सब आप ही लोगों के कहने पर आप ही लोगों के लिए चलाया जा रहा है, मेरा इसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं है। और आगे आप धीरे धीरे जान लोगे कि ये सब चीजें हैं क्या। चलो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आगे आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट ऑर्गेनेली, जिसका नाम है लाइसोसोम। जिसका नाम क्या है? लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली भी कहते हैं लाइसोसोम, इसे सुसाइडल बैग भी कहते हैं, सुसाइडल बैग या एटम बम ऑफ द सेल, क्योंकि सेल को खराब कर देता है, या आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली। खुद को ही अगर सेल के अंदर पाया जाता है और सेल के अंदर ऐसे छोटे छोटे जो मैंने बूंद बूंद सी लगाई थी, अगर इसको पता चलता है कि सेल की कोई ऑर्गेनेली खराब हो गई है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, तो ये उसको पचा लेता है। या सेल के अंदर कोई एक्स्ट्रा सेल्यूलर चीज आ गई है, वायरस वगैरह, तो उस जो डब्ल्यूबीसी होती है उसके जो ये लाइसोसोम होते हैं वो भी इसको पचा लेते हैं। ठीक है, एटम बम भी कहते हैं और इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन सेंटर भी बोलते हैं। इंट्रासेल्यूलर कि सेल के अंदर जो डाइजेशन होता है उसे भी कौन करता है? लाइसोसोम नाम की चीज करती है। इसकी खोज किसने की थी? डिस्कवरी तो डूबे, क्रिश्चियन डी डूबे। डूबे मतलब जो भी इसमें डूब गया वो कभी बाहर नहीं निकला, तो डूबे नाम के व्यक्ति ने इसकी खोज की थी। छोटी छोटी वेसिकल्स होते हैं, क्या होते हैं? स्मॉल वेसिकल्स, ये छोटे छोटे गोल, इस तरह के गोल क्या होते हैं? वेसिकल्स, इनको वेसिकल बोलते हैं। और वेसिकल्स को भी मैंने बताया था हिंदी में क्या कहते हैं? पुटिकाएं। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लेके चल रहा हूं। पुटिकाओं की फॉर्म में पाए जाते हैं। ये डाइजेस्ट क्यों कर लेते हैं? क्योंकि इनके अंदर कुछ एंजाइम होते हैं। क्वेश्चन आता है कि डाइजेस्ट क्यों कर लेते हैं? क्योंकि इनके अंदर कुछ एंजाइम होते हैं जिन्हें हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम। और इन एंजाइम का नाम क्या क्या होता है? लिख लो, ये कुछ एंजाइम होते हैं जिन्हें हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम बोलते हैं। हाइड्रोलैक्टिक। हम एक एक जैसे हमारे शरीर के बहुत सारे अंग हैं, इसी तरह सेल के भी बहुत सारे अंग हैं। तो सेल का हर एक अंग, जिन्हें हम ऑर्गेनेली कहते हैं, वो कुछ ना कुछ विशेष काम करने के लिए बनाया है। उसी में हम लाइसोसोम पढ़ रहे हैं कि जब कोई सेल मर जाता है तो तब क्या करें। तो मैंने कहा उसके अंदर हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम होते हैं, जैसे लाइपेज। कौन सा एंजाइम पाया जाता है इसके अंदर? लाइपेज। पूछ लिया जाता है, मैंने इसलिए करा रहा हूं कितना भी कठिन क्वेश्चन आए अब बता पाओ। लाइपेज एंड प्रोटीएज। प्रोटीएज, तो ये एंजाइम पाए जाते हैं, लाइपेज और प्रोटीएज। तो ये जो इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? लाइपेज और प्रोटीएज। ये जो प्रोटीएज नाम का एंजाइम होता है ना, इसकी मदद से जो हमारा स्पर्म होता है, जो फीमेल का ओवम होता है, ओवम, जब स्पर्म पहुंचता है ओवम तक, तो उसके अंदर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन करने के लिए तो यहाँ पे बैरियर होता है। यहाँ पे क्या होता है? बैरियर। तो स्पर्म जो होता है इस एंजाइम की मदद से उस बैरियर को तोड़ देता है, जिससे कि फर्टिलाइजेशन आराम से हो जाता है। ठीक है बच्चा, तो इसे आत्महत्या की थैली बोलते हैं, क्योंकि जब भी इसके अंदर कोई चीजें खत्म हो जाती हैं तो ये इसे पचा लेता है। अब क्वेश्चन आता है पचा किसकी मदद से लेता है? तो कुछ इसके अंदर हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम होते हैं, जैसे लाइपेज, प्रोटीएज, इनकी मदद से चीजों को पचा लेता है। क्लियर है बच्चा? इनकी मदद से ये आराम से उन चीजों को पचा लेता है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। 2 पेज और बचे इसके बाद में, तब हम इसको एंड करेंगे। तब तक आपको बने रहना होगा। कल और सेल पढ़ेंगे, सेल वॉल, प्लास्टिड, वैक्यूल्स और क्वेश्चन बहुत सारे। एक भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आएगा जितना बोर्ड पे हो रहा है, कितना भी टफ पेपर हो। और बच्चे आपको सरल चीजें करने का मन है तो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। मेरे साथ तो थोड़ा सा संघर्ष है, पता नहीं मेरी जीवनी इसलिए में लिखा हुआ है, पता नहीं बचपन से, तो कोई बात नहीं, उसी को कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। अगर आपने इसकी खोज किसने की थी? रिचर्ड आल्टमैन के नाम के व्यक्ति ने। रिचर्ड आल्टमैन ने जब इसको खोजा तो इसका नाम दिया बायोब्लास्ट। इसका नाम क्या दिया? बायोब्लास्ट। जो रिचर्ड आल्टमैन नाम के व्यक्ति थे
इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया खोजी तो उन्होंने क्या नाम दिया, बायोब्लास्ट। और उसके बाद में जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया है वो दिया है बेंडा। बेंडा नाम के साइंटिस्ट ने, बेंडा नाम के साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया है। तो रिचर्ड आर्टमैन ने खोजी थी, उन्होंने नाम दिया बायोब्लास्ट, और बाद में बेंडा ने नाम बदल के इसका क्या कर दिया, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके कुछ अन्य नाम भी है, किचन ऑफ द सेल, रसोई घर, कोशिका का रसोई घर, रसोई में खाना बनता है अर्थात एनर्जी, तो एनर्जी हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं इसको। ऊर्जा का घर, ऊर्जा घर जहां से ऊर्जा मिलती है, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, पावर हाउस, ठीक है, जहां से एनर्जी मिलती है। साथ साथ इसको इन्वर्टर ऑफ द सेल भी बोलते हैं, जैसे इन्वर्टर एनर्जी देता है, बिजली देता है, इसी तरह के इसके कई नाम हो जाते हैं, ऊर्जा घर, पावर हाउस ऑफ द सेल, शक्ति घर भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो शक्ति देता है। क्यों? क्योंकि ये खाना पचाता है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक ऑक्सीजन की मौजूदगी में, एरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, उससे 36 एटीपी ऊर्जा मिलती है। एटीपी का मतलब है जैसे आप कुछ सामान खरीदने जाते हो तो आपके पास पैसे होने चाहिए, इसी तरह अगर शरीर को एनर्जी, हाथों को एनर्जी चाहिए तो उसके पास क्या होनी चाहिए, एटीपी, एनर्जी करेंसी। इसकी फुल फॉर्म होती है साइन ट्राइफॉस्फेट। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। कितने एनर्जी निकलती है इसमें, 36 एटीपी एनर्जी निकलती है। जो भी आप भोजन खाते हो वो कहां जाके पचता है, उससे एनर्जी कहां बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटो मुझे, माइटो मिटोकॉन्ड्रिया मतलब मुझे, ड्रिया समझ लो, रनिंग के लिए एनर्जी चाहिए, दौड़ने के लिए रनिंग चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी चाहिए, तो किचन रसोई घर बोल देते हैं, ऊर्जा घर बोल देते हैं, इन्वर्टर बोल देते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन की जगह है, और 36 एटीपी एनर्जी इसके अंदर से निकलती है। खोज किसने की थी, आल्टमैन ने। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है एटीपी की, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है कि इसके ऊपर दो मेम्ब्रेन होती है, इसके ऊपर क्या होती है, दो मेम्ब्रेन, और दो मेम्ब्रेन के अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदरूनी वाले हिस्से पे इस तरह की फिंगर लाइक निकलती रहती है, ये उंगली जैसी, उंगली जैसी क्या निकली रहती है, प्रोजेक्शन। इनका काम क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ा देना, रेस्पिरेशन करने के लिए, श्वसन करने के लिए, श्वसन करने के लिए क्या बढ़ा देना, सरफेस एरिया बढ़ा देना, या इंक्रीज कर देती है सरफेस एरिया को, क्षेत्रफल को बढ़ा देती है। रेस्पिरेशन के क्षेत्रफल को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। इसकी शेप और इसकी जो साइज है, शेप एंड साइज चेंजेबल होता है, परिवर्तनशील होता है, उसे चेंज किया है, मतलब वो चेंज भी हो सकता है समय के अनुसार। वो कैसा होता है, चेंजेबल। शेप एंड साइज कैसा होता है बच्चा, चेंजेबल। क्लियर है? 36 एटीपी पावर हाउस। स्टार लगा के इसके अंदर दो चीज लिख लो, इसके अंदर खुद का डीएनए होता है और खुद के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसके अंदर खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम पाए जाते हैं। तीन जगह पाए जाते हैं। पहले डीएनए कहां पाया जाता है, न्यूक्लियस में। डीएनए कहां पाया जाता है, न्यूक्लियस में। दूसरा डीएनए पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और तीसरा डीएनए पाया जाता है प्लास्टिड, जो आप पेड़ पौधों में पढ़ोगे। ये तीन जगह होती हैं जिनके पास खुद का डीएनए होता है। प्लास्टिड, डीएनए और राइबोसोम न्यूक्लियस के ऊपर रहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके पास भी अपना राइबोसोम होते हैं, डीएनए होता है। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद का डीएनए और राइबोसोम होते हैं। प्लास्टिड के पास भी खुद का डीएनए होता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं, मैं चार आपको दे देता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया माइटोकॉन्ड्रिया, ए, बी मैंने दे दिया गोल्जी बॉडी, सी मैंने दे दिया लाइसोसोम, और डी मैंने दे दिया इनमें से कोई नहीं। मैंने पूछा कि भाई इनमें से कौन सी अपनी कॉपी बना सकती है, खुद की कॉपी या प्रोटीन बना सकते हैं, खुद की कॉपी या प्रोटीन बना सकते हैं। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया। कॉपी बनाने के लिए क्या करोगे आप, डीएनए चाहिए कि एक माइटोकॉन्ड्रिया से दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बनेगा। तो अगर इसके पास खुद का डीएनए है तो ये खुद की कॉपी भी बना सकती है, खुद के प्रोटीन भी बना सकती है। ठीक है बच्चा, ये हो जाता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। कितनी एनर्जी निकलती है, 36 एटीपी एनर्जी निकलती है। कितनी एनर्जी निकलती है, 36 एटीपी एनर्जी निकलती है। बस एक दो पेज और है, कुछ ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया,
फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, 2 मेम्ब्रेन इसके ऊपर चढ़ी हुई होती है। चलिए कुछ क्वेश्चन अभी बोर्ड पे करेंगे, उसके बाद में फिर मैं आपको वो दे दूंगा पीडीएफ। इसके अलावा ये तो भी बड़ी बड़ी कुछ माइक्रो बॉडीज भी होती है। क्या होती है? कुछ सूक्ष्म, बहुत ज्यादा माइक्रो बॉडीज। तो इसमें डायरेक्ट लिख लोगे, जैसे कि होती है, एक होता है ग्लाइऑक्सीसोम, एक माइक्रो बॉडी, मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें भी होती हैं सेल के अंदर। एक होता है ग्लाइऑक्सीसोम, तो इसके बारे में लिख लीजिए। इसका काम क्या होता है? आपने देखे होंगे कुछ पादप कोशिका होती है, प्लांट सेल्स, या कुछ जो ग्लाइकोऑक्सीसोम होता है, ये प्लांट सेल या जो जर्मिनेटिंग ऑयल सीड होते हैं, इनके अंदर ज्यादा पाया जाता है, जैसे कि कैस्टर ऑयल, मूंगफली के बीज। तो क्या होता है कि जब मूंगफली का बीज बोया नहीं जाता है, तो इसके अंदर जो खाना स्टोर रहता है वो किसकी फॉर्म में रहता है? फैट की फॉर्म में। जब इसको बो देंगे, जर्मिनेट करने के लिए इसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो ये जो ग्लाइकोऑक्सीसोम होते हैं, ये फैट को किस में बदल देते हैं? कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। फैट को किस में बदल देते हैं बच्चा? कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। ठीक है, ग्लाइऑक्सीसोम बता दिया। जैसे कैस्टर ऑयल या मूंगफली के जो बीज होते हैं, तो उनके अंदर जो खाना रहता है वो फैट के रूप में रहता है, जबकि उगने के लिए एनर्जी चाहिए बीज को, तो वो किस में बदल देते हैं? फैट को कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। किसके? ग्लाइऑक्सीसोम के। सेकंड होता है परऑक्सीसोम, बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड वाला, परऑक्सीसोम। क्या होता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, तो उन एक्टिविटीज में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन होने की वजह से हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाती है। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या बन जाती है बच्चा? हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाती है। और ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। ये क्या होती है? हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल, नुकसानदायक। तो अगर हमारी बॉडी के लिए कोई चीज नुकसानदायक है, हार्मफुल है, तो उसका बॉडी से निकलना या उसका सिंपल चीजों में टूटना जरूरी है। तो ये जो परऑक्सीसोम होते हैं, इनके अंदर जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम, ठीक है, वो इसको वाटर और ऑक्सीजन में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं? वाटर और ऑक्सीजन में। और ये जो होता है एंजाइम, वो होता है कैटालेज। कौन सा एंजाइम होता है ऐसा? कैटालेज। ये जो कैटालेज नाम का एंजाइम होता है, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड को, किसको? हाइड्रोजन परऑक्साइड, जो कि हमारी बॉडी में बन चुकी थी बहुत सारी चीजें होने की वजह से, इसको किसमें बदल देता है? पानी और ऑक्सीजन में। कौन सा एंजाइम? कैटालेज। ये जो कैटालेज नाम का एंजाइम है, ये बदल देता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? और ये पाई कहां कहां जाती है? फोटोसिंथेटिक सेल, जो प्लांट्स के फोटोसिंथेटिक सेल होते हैं, प्रकाश संश्लेषी, जहां पे प्रकाश का संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस सेल। और एनिमल्स में पाए जाते हैं लिवर और किडनी में। प्लांट में कहां पाए जाते हैं? जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है। और परागसीसेन जंतु में कहां पाए जाते हैं? यकृत और वृक्क, मतलब लिवर और किडनी, लिवर और किडनी में पाए जाते हैं। काम क्या होता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में तोड़ देना। नाम क्या होता है इसका? कैटालेज। नाम क्या होता है बच्चा? कैटालेज। ठीक है, ये जहरीली होती है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। उसके अलावा एक दो हैं, इन्हें आप इसमें पढ़ लोगे, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब लास्ट आ जाता है आज का हमारा बच्चा, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस, केंद्र। ये सब कुछ जो अभी आपने देखा कि कब सेल में क्या होगा, कब कौन एनर्जी बनाएगा, कब क्या करेगा, इसको एक चीज कंट्रोल करती है, एक सेल से दूसरा सेल कैसे बनेगा, जिसे हम पूरा इंफॉर्मेशन सेंटर कह सकते हैं, सर्वर कह सकते हैं। सेल का क्या कह सकते हैं? सर्वर, जो सारी जानकारी इकट्ठा करता है। तो पहला आपने सेल मेम्ब्रेन पढ़ी थी, दूसरा आपने साइटोप्लाज्म पढ़ा था, उसके अंदर आपने बहुत सारी चीजें जानी। अब तीसरे नंबर पे आ जाता है न्यूक्लियस। क्या आ जाता है बच्चा? न्यूक्लियस, या जिसे आप क्या कहते हो? केंद्र। कुछ इस टाइप का होता है न्यूक्लियर। ये जो मेम्ब्रेन होती है, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, मतलब केंद्रक झिल्ली। क्या बोलते हैं इसको? केंद्रक झिल्ली। ये पोरस होती है। कैसे होती है? पोरस, मतलब चीजों को अंदर और बाहर आने जाने देती है। इसके अंदर छोटे छोटे दाने दाने से पाए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे। इन्हें न्यूक्लियोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस।
लस, न्यूक्लियोलस भी बोलते हैं इनको। उसके अलावा यहाँ पे ऐसे दाने दाने से पड़े रहते हैं, मतलब ऐसे धागे धागे से जाल सा बना रहता है, धागे धागे का ये जो जाल है इसको बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं बच्चा? क्रोमेटिन। इस जाल को क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। इस जाल को क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। जब ये सेल डिवाइड हुआ होता है, यही क्रोमेटिन जुड़ के आपस में क्या बन जाता है? क्रोमोसोम। यही जुड़ के आपस में क्या बन जाता है? क्रोमोसोम। इसके ऊपर जीन्स, तो इसके जो न्यूक्लियस है ये हमारा क्या हो जाता है? मेन इंफॉर्मेशन सेंटर हो जाता है। क्या हो जाता है? मेन इंफॉर्मेशन सेंटर कह लो, या इसे ब्रेन ऑफ द सेल कह लो। डीएनए पाया जाता है इसके अंदर, आरएनए पाए जाते हैं इसके अंदर। तो इसमें अगर हम कहें कि पाया क्या क्या जाता है, तो डीएनए लगभग 9 से 12%, आरएनए लगभग 5%, लिपिड लगभग 3% पाए जाते हैं, और सबसे ज्यादा इसमें क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन 65%। और इसमें जो प्रोटीन होते हैं वो होते हैं हिस्टीन, जो बाद में बन जाता है, लाइसीन, जो इसके बेसिक प्रोटीन होते हैं, हिस्टीन LYSIN लाइसीन, और अर्जिनिन ARGININ। तीन ये बेसिक प्रोटीन होते हैं, ये लगभग 15% इसमें और पाए जाते हैं। तो डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, लिपिड पाए जाते हैं, प्रोटीन हिस्टीन, लाइसीन, अर्जिनिन, इन नाम के प्रोटीन पाए जाते हैं, और ये होते हैं, इसके अंदर डीएनए भी पाया जाता है। इसके अंदर जो हमें लिपिड मिलता था इसको क्या बोलते थे? न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर भी लिपिड होता है, गाढ़ा गाढ़ा द्रव्य, जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म, या क्या कह सकते हैं? केंद्रक द्रव्य। क्या कह सकते हैं? केंद्रक अणु इसी के अंदर पाई जाती है, यही कंट्रोल सेंटर होता है। एक बात याद रखिएगा कि कुछ जो कोशिका होती हैं एनिमल्स की, उनमें एक सेल होता है, यूनिक न्यूक्लिएटेड होती है। कैसे होती है? यूनिक। किन्हीं में 2 भी होता है और किसी में 3 भी होते हैं। मतलब ज्यादातर कोशिकाओं में एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन किसी में 2 भी हो सकते हैं, किसी में 3 भी हो सकते हैं। तो यहां तक ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। इसके अंदर डीएनए आरएनए लिपिड प्रोटीन पाए जाते हैं, डीएनए आरएनए मेन पाया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल। सेल के अंदर क्या हो रहा है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है? और करती है आपकी बेसिक। हालांकि जो उसके तो जाता है, लेकिन मतलब एनिमल सेल के बीच में गोल होते हैं ना एनिमल सेल, लेकिन प्लांट सेल के साइड में। कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्लास्टिड क्या होती है, किसकी वजह से किसका कलर होता है, पेड़ पौधों का प्लास्टिड, सेल वॉल, वैक्यूल्स, ये 3 चीज है क्वेश्चन। अभी 1-2 क्वेश्चन करा दो। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली, सबसे छोटा कोशिकांग, सबसे छोटी कोशिकांग। कोशिकांग, कुछ लोग आप बहुत ज्यादा गाली दे रहे होंगे, मुझे पता है आज, मतलब जब तक ये सब कुछ सिस्टम सही नहीं होगा, लेकिन तब तक हमारा काम बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं चाहता था। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, बायोब्लास्ट किसका नाम था? बायोब्लास्ट वॉज द इनिशियल नेम ऑफ किसका नेम था? बायोब्लास्ट किसका शुरुआती नाम था? फटाफट उत्तर दीजिए। बायोब्लास्ट 10 क्वेश्चन करा देता हूं, किसका शुरुआती नाम था? शुरुआती नाम। फिर तो हम चीजों को ले जाएंगे, एक बार सेल बेसिक कर लो, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, फिर हम निकाल के ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पूछता है कि डैश कैन मेक इट्स ओन कॉपीज आउट ऑफ लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, शॉर्ट में लिख रहा हूं, और गोल्जी बॉडी। आपसे क्या कहा गया है कि गोल्जी काय, लाइसोसोम और आपके माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से
कौन अपनी कॉपी बना सकता है? कौन देखने आ रहा है, नीचे दिख रहा है ना? कौन अपनी कॉपी बना सकता है? कॉपी बना सकता उससे जोड़ फटाफट। ठीक है, तो ये क्या हो गई कि जब आपकी रिचर्ड अल्टमैन ने इसकी खोज की थी माइटोकॉन्ड्रिया की, तो उसका नाम क्या दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, माइटोकॉन्ड्रिया की, तो उसका नाम क्या दिया था उन्होंने? बायोब्लास्ट। बाद में बेंडा नाम के व्यक्ति ने क्या नाम दे दिया था उसका? माइटोकॉन्ड्रिया। अपनी कॉपी कौन बना सकता है इन तीनों में से? तो तीनों में से कौन बना सकता है अपनी कॉपी? माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों बना सकता है माइटोकॉन्ड्रिया अपनी कॉपी? क्योंकि आपको पता है उसके पास क्या होता है? खुद के डीएनए होते हैं, खुद के डीएनए और राइबोसोम होते हैं, इसलिए वो अपनी कॉपी खुद बना सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा देता हूं। आगे बताइए कि क्वेश्चन नंबर 4 कह लीजिए, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसे कहते हैं? आत्महत्या थैली, आत्महत्या थैली। उसके अलावा कौन सा डैश कंटेन्स हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन या जेनेटिक इंफॉर्मेशन? जेनेटिक इन्फो। किसके पास आनुवांशिक जानकारी होती है? डैश आनुवांशिक जानकारी रखता है, आनुवांशिक जानकारी रखता है। लिक्विड फाउंड इन न्यूक्लियस, लिक्विड फाउंड इन न्यूक्लियस। जो केंद्रक के द्रव्य को क्या कहा जाता है? केंद्रक द्रव को कहा जाता है, कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, डैश इज नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल इन आउट ऑफ द फॉलोइंग, आउट ऑफ सेल वॉल, लाइसोसोम, न्यूक्लियस। क्या कहा गया है? केंद्रक, कोशिका भित्ति, केंद्रक, सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति, और लाइसोसोम। इसमें नॉन लिविंग सेल का निर्जीव हिस्सा कौन सा है? तो देखो, सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है? लाई मतलब लेकर आई जहर, खाओ सो जाओ, खुद की सुसाइड कर लो, लाइसोसोम। ठीक है, लाई सम जहर, ऐसे समझ लेना, लाई सम जहर, मेरे लिए कुछ जहर लेके आओ, इस तरह। आत्महत्या थैली, लाइसोसोम किसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है? तो आपको पता है जिसके अंदर डीएनए होता है, केंद्रक, तो केंद्रक हमारी क्या रख के रहता है? आनुवांशिक जानकारी रखे हुए रहता है। न्यूक्लियस के अंदर कौन सा लिक्विड पाया जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। डैश इज नॉन लिविंग पार्ट कौन सा होता है इनके बीच में? तो जो सेल वॉल होगी वो कैसा होगा? नॉन लिविंग या निर्जीव हिस्सा होगा। सेल कैसा होगा? ये जो सेल वॉल होगी ये कैसी होगी? निर्जीव या नॉन लिविंग हिस्सा होगा। क्वेश्चन नंबर 8, डैश डिटॉक्सिफाई ड्रग्स, मतलब जहर हटाता है, बताया था मैंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है डैश
न्यूट्रलाइज न्यूट्रलाइज H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड डैश हाइड्रोजन परऑक्साइड को न्यूट्रलाइज करता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। तीसरा है क्वेश्चन नंबर 10 है एटीपी की फुल फॉर्म, एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म क्या है बताइए फटाफट। तो देखो बेटा, ड्रग्स को कौन डिटॉक्सिफाई करता है, SER, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंत प्रेय द्रव्यी जालिका, ये हटाता है। H2O2 को कौन करता है, पर ऑक्सीसोम, याद है ना, पर ऑक्सीसोम, जिनके अंदर कौन सा एंजाइम होता था, कैटेलेज, कौन सा एंजाइम होता था, कैटेलेज, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड को डिटॉक्सिफाई कर देता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो इस तरीके से मैंने आपके बहुत सारे क्वेश्चन भी 10 करा दिए, बहुत सारे क्वेश्चन, और इसका सबका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम नाम की जिस तरह से ऐप होती है, ये आपकी फेसबुक और व्हाट्सएप, इसी तरह टेलीग्राम नाम की एक ऐप होती है, टेलीग्राम ऐप, फर्जी लोगों से सावधान रहना, उसमें आप सर्च करना ये वाला PARIKSHAGARH परीक्षागढ़ नाम की चीज सर्च करना, ठीक है। उसमें मेरी कोई फोटो नहीं लगी हुई है, तो कंफ्यूज मत होना, लोगों ने फोटो डाल के गलत बना रखा है। उसमें 12-13 हजार सब्सक्राइबर होंगे, उसको देख लेना, उसमें इस बायो के नोट्स पड़े होंगे, बायोलॉजी के नोट्स वगैरह जितने भी मैं डालता हूँ। अभी आपका सुबह नहीं डाल पाया था नोट्स बनाने के चक्कर में, RRB के लिए भी एक मॉडल पेपर डाल रहा हूँ, ठीक है, मॉडल पेपर भी डाल रहा हूँ एक, और साथ साथ यूपी पुलिस का मॉडल पेपर भी मैं भी एक डाल रहा हूँ। यूपी पुलिस की क्लास को 7 बजे रखने की कोशिश करेंगे, हो पाई नहीं तो 9 बजे, ठीक है। अभी भी मैं कोशिश करूंगा यूपी पुलिस की जो क्लास होगी उसे 7 बजे रहेगी। मुझे पता है आज आप लोग क्यों नहीं आए हो, क्योंकि वजह यही है कि मेरे पास अभी सुविधाएं नहीं है, और सबको चाहिए जीवन में सुविधा। तो कोई बात नहीं, ऐसे चलते रहेंगे, परेशान होने की दिक्कत नहीं है, जरा भी कोई भी परेशानी आ रही हो किसी इस चीज में समझने में, देखो अब क्या करना, आप एक बार नोट्स को पढ़ना। मैंने बहुत ही आसानी से बताने की कोशिश की है, जिस तरह हमारे शरीर के भाग होते हैं, हर एक शरीर का जो पार्ट होता है वो अलग अलग चीजों को काम करने के काम आता है। इसी तरह बच्चा, हम जो होते हैं, हमारे जो सेल होते हैं उनके भी अलग अलग ऑर्गेनेली होती हैं, कोई एनर्जी देता है, कोई चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, कोई अंदर से अपने से कुछ चीजें निकालता है जिससे कि मेम्ब्रेन वगैरह बनती हैं। हिंदी इंग्लिश में दोनों में पढ़ाने की कोशिश की है हर तरीके से। तो आप जैसा भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वहीं पे जहाँ पे विवेक कुमार लगा हुआ है उसके पास रेड कलर का इस तरह से सब्सक्राइब होगा, उसे दबा लीजिए, बेल की घंटी होगी, घंटी को भी दबा लीजिए, मन करे तो लाइक और प्लीज शेयर करना मत भूलना। आप ही के कहने पर आप ही लोगों के लिए चलाया है, मेरा इसमें अब इतना नहीं भूलना, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, जो भी आपको डाउट आ रहा हो किसी चीज में कमेंट कर देना, मैं उस डाउट को देख लूंगा, तुरंत मैं भी फोटो खींच के इसको डाल दे रहा हूँ। और एक बार वो फॉर्म कहाँ है, तो एक बार मुझे बताइएगा कि आपको बफरिंग की तो बहुत समस्या हुई है, मैं जानता हूँ, पर बच्चा मैं क्या करूँ कि मेरा मन है बस चीजों को करने का, और मेरे पास अभी इतनी सुविधाएं नहीं है। सुविधा तो कर लूंगा ऐसा नहीं है, बट अभी तुम सब समझते हो ना, थोड़ा सा अभी डाल दूंगा सब कुछ। अगर आप कुछ दिन मैनेज कर लो तो मेरे पे बहुत ज्यादा आप लोगों की मेहरबानी होगी। आज तो कुछ आए नहीं है, 400 रह गए, कल तो 3500 थे, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं बच्चे। नोटिफिकेशन नहीं आया तो बाबू 12 बजे क्लास होती है, अच्छे से समझ लीजिए, ये RRB की जो क्लास होती है ये दोपहर 12 बजे होती है, तो सब लोग आप लोग जान लीजिए इस बात को, नोटिफिकेशन आए ना आए दोपहर 12 बजे RRB की क्लास होती है, दोपहर 12 बजे, ये RRB साइंस होती है, तो ये तो पहले भी हम लोग 12 बजे करते थे, ठीक है। तो RRB की साइंस दोपहर 12 बजे होती है, यूपी पुलिस की शाम को 7 बजे रखेंगे। RRB यूपी पुलिस का मॉडल पेपर डाल रहा हूँ, साथ में इसके नोट्स और क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चंस बनाए नहीं है, थोड़ा शाम तक बनाने में समय लगेगा, बना के मैं तुरंत डाल दूंगा। क्लास कैसी थी मुझे जरूर बताइएगा,
मैंने अपनी तरीके से आपको सेल बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। ठीक है बाबू, चलिए फिर थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।